फ्यूचर डॉक्टर्स, ठीक है, हम लोग ने तुम लोग के लिए एक रिवीजन सीरीज प्लान की है जिसमें हम लोग सारे नीट के जो भी चैप्टर्स हम लोग को पढ़ा दिए गए उनका हम लोग एक शॉर्ट रिकैप लेंगे और जितने भी नीट में आए हुए PYQs है उनको तुम लोग को हम लोग सॉल्व करके दिखाएंगे। इससे ये बेनिफिट होगा कि जिन बच्चों को न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है उनको हेल्प मिलेगा, जिससे तुम्हारे जो फिजिक्स के मार्क्स है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएंगे, बूस्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये कुछ तुम्हारे लिए मोटिवेशनल कोड लिखा हुआ है, ठीक है, कि इतनी मेहनत करो कि तुम लोग अपने आगे नाम के आगे एक डॉक्टर लिखा हुआ देख सको। इसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ये काफ़ी नीट में एक आसान चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है और हर साल एक क्वेश्चन नीट में आता है इसमें। सो इधर अगर मैं तुम लोग को वेटेज दिखाऊं, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे वेटेज की बात करेंगे तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि ये प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर हर साल ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन नीट में आता है। एक क्वेश्चन मतलब इजीली हम लोग 4 मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। अभी ये याद रखना कि ये लेक्चर है, पिक्चर नहीं है, तो सब लोग को अपने पेन और बुक के साथ बैठना है। जो भी मैं फॉर्मूले तुम लोग को बोल रहा हूँ वो तुम लोग को अपनी बुक में नोट डाउन करना है एंड उसके साथ जो भी मैं क्वेश्चंस दूंगा मैं भी सॉल्व करूंगा, तुम लोग भी साथ में सॉल्व करो, जिससे इफेक्टिव लर्निंग हो जाए। और साथ साथ में ही फॉर्मूलेज उनको बोल बोल के करो पूरी क्लास, जिससे और अच्छा तुम लोग को लर्न हो जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग अपना लेक्चर। इसको हम लोग, ये जो चैप्टर इसको हम लोग इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। पहला जो इसमें पार्ट है दैट इज डिफॉर्मिंग फोर्स। अभी क्या करूंगा, ये मेरे पास सॉलिड है, जब मैं इस पे फोर्सेस लगाऊंगा तो क्या होगा, ये बॉडी का शेप और साइज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्सेस। सिंपल, जो बॉडी का शेप और साइज क्या कर दे, चेंज, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्सेस। ओके, उसके बाद अब ये मानो कि भाई मैंने बॉडी को डिफॉर्म कर दिया तो क्या बॉडी हमेशा ऐसे डिफॉर्म ही रहेगी? नहीं, बॉडी क्या करेगी, उस डिफॉर्मेशन को अपोज करेगी, मतलब वो वापस अपने शेप और साइज को रिस्टोर करने का ट्राई करेगी। वो वापस अपने शेप और साइज को क्या करेगी, रिस्टोर करेगी। ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं हम लोग रिस्टोरिंग फोर्सेस। ऐसे फोर्सेस को क्या बोला जाता है बच्चों, रिस्टोरिंग फोर्सेस। ओके, चलो उसके बाद इलास्टिसिटी का मतलब क्या होगा, जब मैं कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाऊं तो मेरी बॉडी क्या करेगी, वापस अपनी शेप और साइज में आने का ट्राई करेगी। मेरी बॉडी क्या करेगी, वापस अपनी शेप और साइज में आने का ट्राई करेगी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। बॉडी के अंदर जितने ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्सेस होंगे, बॉडी के अंदर जितने ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्सेस होंगे उतना ज्यादा उसका क्या होने वाला है, इलास्टिसिटी। उतना ज्यादा उसका क्या होगा, इलास्टिसिटी। ओके, तो ये इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी के जो एग्जांपल्स है, अगर मैं तुम लोग से एग्जांपल्स की बात करूं, स्टील हो गया, दैट इज अ परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। ओके, उसके बाद तुम लोग स्टोन बोल सकते हो। कोई भी बॉडी जिसका हम लोग शेप और साइज इजीली चेंज नहीं कर सकते, वैसे मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इलास्टिक मटेरियल्स। उसका अपोजिट इलास्टिक का अपोजिट क्या होगा, प्लास्टिक बॉडीज। इलास्टिक का अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लास्टिक बॉडीज, जिनके अंदर कोई भी रिस्टोरिंग फोर्सेस नहीं होते, ऐसे मटेरियल्स को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, प्लास्टिक बॉडी। क्या बोलते हैं, प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी का एग्जांपल बताओ। प्लास्टिक बॉडी का एग्जांपल क्या होगा, क्ले हो गया। क्ले को तुम लोग जिस शेप में रखो उसी शेप का हो जाता है ना। चलो, पहला जो टर्म है हमारे पास दैट इज स्ट्रेस। पहला जो टर्म है हमारे पास वो हमारे पास क्या है, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया। पूरी क्लास बुक में लिखेंगे। इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोलते रहो साथ में। डायमेंशन क्या होगा बच्चों, m1 l-1 t-2। पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही डायमेंशन है, m1 l-1 t-2। याद रखेंगे। स्ट्रेस हमारे लिए क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हमारे लिए होगा एक स्केलर क्वांटिटी।
स्ट्रेस हमारे लिए क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी, और स्ट्रेस हमेशा इंटरनल फोर्स से आता है। तुम लोग को हमेशा स्ट्रेस फील होता है, प्रेशर नहीं, वो हमेशा किससे आता है, इंटरनल फोर्सेस से। ओके, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। यहां पे जो ए है दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहां पे ये जो ए है दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। चलो अब उसके बाद टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पर आते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में हमारे पास जो पहला है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को देखते हैं अभी। अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात करूंगा, अगर मैंने एक वायर लिया, ये वायर में इसका एरिया इसके अलोंग होगा, ये इसका एरिया होगा, और यहां पे क्या होने वाला है, एफ, मतलब इधर जो फोर्स लगेगा वो एरिया के अलोंग होगा। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होने वाला है, एरिया के अलोंग। ऐसे स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ऐसे स्ट्रेस को बच्चों क्या नाम देते हैं हम लोग, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। जैसे यहाँ पे एक मैंने वायर लिया, अभी वायर एकदम शांति से फ्री बैठा था, एक ब्लॉक लगा दिया तो वायर को क्या होगा, वैसे खिंच जाएगा। तो यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा, यहाँ पे ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या लग रहा है, फोर्स क्या लगेगा इसको, वेट। वेट मतलब क्या होगा, mg बाई वेट, नीचे की तरफ लग रहा है ना, तो ये क्या होगा, mg अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा दिख रहा है, क्या ये सर्कल जैसा तुम लोग को दिख रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखोगे तुम लोग, पाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। चलो चलो साथ साथ में लिखते रहो फटाफट। अभी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के अंदर ही दो वेराइटीज आती है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के अंदर ही दो वेराइटीज आती है, जिसमें एक को बोला जाता है टेंसाइल और एक को बोला जाता है कंप्रेसिव। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का ही पार्ट है। टेंसाइल मतलब क्या होगा कि जब तुम लोग फोर्सेस अप्लाई करोगे, अगर उसका लेंथ बढ़ गया, अगर जब फोर्सेस अप्लाई करोगे अगर लेंथ बढ़ गया, तो ऐसे फोर्सेस को क्या बोलेंगे, टेंसाइल, जिसमें लेंथ क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, कंप्रेसिव। अगर जब मैंने फोर्सेस अप्लाई किए तो उसका लेंथ अगर कम हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, कंप्रेसिव। नाम से समझो, उसको चीजों को कंप्रेस कर रहे हैं। टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। यहां पे लेंथ इंक्रीज होता है, यहां पे लेंथ क्या हो जाता है, डिक्रीज। ओके, चलो तो एक क्वेश्चन है अभी, उसको देखते हैं। ये 2023 का पूछा हुआ है। एक वायर के, मेरे हिसाब से सबको बच्चों को विजिबल रहेगा, ठीक है। लेट अ वायर बी सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग, रिजिड सपोर्ट है, एंड द स्ट्रेस्ड बाय अ वेट W अटैच एट इट्स फ्री एंड। ओके, एक वेट को लगा के रखा है। द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A ऑफ द वायर इज। ये हमारे पास ऑप्शंस है। अरे अभी तो किया था, ये अभी किया हुआ है ना। बताओ बताओ बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला देखो, सिर्फ फॉर्मूला ही पूछा है 23 में। क्या हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमारे लिए क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा, अपॉन में एरिया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, W बाय A। इसका आंसर तुम लोग को क्या मिल जाएगा, W बाय A। क्या क्लियर है पूरा, वही फोर्स अप्लाई कर रहे, फॉर्मूला पूछ रहे लोग, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, W बाय A। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेस। ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेस। सो वॉल्यूम स्ट्रेस में क्या होगा, अभी ये जो हम लोग स्ट्रेस अप्लाई करेंगे वो पूरे वॉल्यूम पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो हम लोग स्ट्रेस अप्लाई करेंगे वो पूरे के पूरे वॉल्यूम पे अप्लाई करने वाले हैं। हाँ, तो इधर से क्या होगा, जो वॉल्यूम स्ट्रेस है, जो हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेस है, वो उसका फॉर्मूला आ जाएगा चेंज इन प्रेशर। वॉल्यूम स्ट्रेस का फॉर्मूला क्लास क्या आ जाएगा, चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर मतलब P फाइनल माइनस P इनिशियल। चेंज इन प्रेशर मतलब P फाइनल माइनस P इनिशियल। पूरे वॉल्यूम पे तुम लोग क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो वहां से क्या आ जा रहे हो तुम लोग को, वॉल्यूम स्ट्रेस। ओके, इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या इट इज पास्कल्स। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल्स। ध्यान रख लेना वॉल्यूम स्ट्रेस का फॉर्मूला। ओके, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, पूरी क्लास बैठना नहीं है, खाली करो जल्दी।
ये रहा फॉर्मूला चेंज इन, ठीक है। इसमें अभी मैं तुम लोग को एक और बात बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कि एक वाटर का कंटेनर है, अब उसके अंदर h हाइट नीचे हम लोग गए, इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, h हाइट नीचे जा रहे हैं। जब हम लोग कोई भी लिक्विड के अंदर जाएंगे तो लिक्विड के अंदर जाने से क्या होता है, लिक्विड तुम पे फोर्स अप्लाई करेगा और फोर्स अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, प्रेशर। मतलब लिक्विड के अंदर जाने से तुम्हारे अंदर क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, तुम्हारे अंदर क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहां से जो चेंज इन प्रेशर तुम लोग को दिखेगा, यहां से चेंज इन प्रेशर, कभी भी लिक्विड के अंदर जाओगे तो चेंज इन प्रेशर क्या होगा, रो जी एच। कभी भी लिक्विड के अंदर जाओगे तो चेंज इन प्रेशर क्या आएगा बच्चों, रो जी एच। यहां से जो रो है दैट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लाइक मान लो वाटर है, वाटर की डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 1000 kg पर मीटर क्यूब, और h का मतलब हो जाएगा डेप्थ, कि तुम लोग कितना नीचे गए, ठीक है। पूरी क्लास को याद होना चाहिए ये सारा पार्ट, ये आगे हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करते समय काम आएगा, ओके। चलो अब आगे जाते हैं, ठीक है। अब तीसरा जो है हमारे पास, दैट इज शियर स्ट्रेस। तीसरा जो है हमारे पास दैट इज शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस में क्या होगा, सुनो। अभी यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम को ऐसा मान लो कि इसका बेस फिक्स था, इसका बेस मूव नहीं कर सकता था। तो अगर तुम लोग यहां से फोर्स लगाओगे, तो उसका शेप कैसा, ऐसा टिल्ट हो जाएगा ना। पहले स्ट्रेट रहा होगा, जैसे मैंने फोर्स अप्लाई किया तो ये क्या हो गया, ऐसे टिल्ट हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेस। यहां पे इसको क्या बोलेंगे हम लोग, शियर स्ट्रेस। तो जो शियर स्ट्रेस है यहां पे, ये जो शियर स्ट्रेस है, इसका फॉर्मूला आ जाएगा F परपेंडिकुलर। देखो एरिया ऊपर की तरफ है और F आगे लग रहा है, तो ये क्या होगा, F परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होगा, एरिया। एरिया मतलब along which force is applied, जिसके along फोर्स अप्लाई हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेस। उसको हम लोग क्या नाम देंगे बच्चों, शियर स्ट्रेस। यूनिट और डायमेंशन तुम लोग खुद से लिख सकते हो, यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, और जो डायमेंशन है दैट इज m1 l-1 t-2। बोलते रहो साथ साथ में, फॉर्मूलाज काफी सिंपल है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद अभी तक हम लोगों ने क्लास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, उसके बाद वॉल्यूम स्ट्रेस, फिर उसके बाद शियर स्ट्रेस, ये 3 टाइप के स्ट्रेस हम लोगों ने देख लिए। इसमें एक और टर्म आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे ब्रेकिंग स्ट्रेस, जिसको हम लोग क्या बोलने वाले बच्चों, ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो ये ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होगा, ठीक है, दैट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन बॉडी कैन हैंडल। ये मैक्सिमम स्ट्रेस है जो मेरी बॉडी क्या कर सकती है, हैंडल कर सकती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेस। अब जो ये ब्रेकिंग स्ट्रेस है उसका जो फॉर्मूला होगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा फोर्स अपॉन एरिया। ब्रेकिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। ब्रेकिंग स्ट्रेस किन किन बातों पे डिपेंड करता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। किस पे डिपेंड करता है वो, नेचर ऑफ मटेरियल पे। उसके बाद और वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। और किस पे डिपेंड करता है बच्चों, टेम्परेचर पे। उसके बाद वो किस पे डिपेंड करता है, इंप्यूरिटीज पे। इन 3 चीजों पे मेरा ब्रेकिंग स्ट्रेस डिपेंड करता है, नेचर पे, टेम्परेचर पे, इंप्यूरिटीज पे। अब वो किस पे नहीं डिपेंड करता, किस पे वो नहीं डिपेंड करता, दैट इज द अप्लाइड फोर्स। वो फोर्स पे डिपेंड नहीं करता, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। और किस पे डिपेंड नहीं करता, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करता। अगर ये कांस्टेंट है तो क्या आएगा, F1/A1 इज इक्वल्स टू F2/A2, F1/A1 इज इक्वल्स टू F2/A2। ओके, याद रखना ये वाला पार्ट। चलो नेक्स्ट आएंगे हम लोग स्ट्रेन पे। स्ट्रेन का मतलब क्या होगा, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। मतलब पहले जितना मेरा लेंथ था उससे मेरा लेंथ कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया,
उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेन। लाइक पहले जितना लेंथ था उसके कंपेयर में मेरा लेंथ कितना इंक्रीज हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन बेसिकली एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। स्ट्रेन हमारे लिए यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ओके, चलो अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेन पर आते हैं। सबसे पहला जो है जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पढ़ा था, वैसे ही अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अभी क्या पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहां से क्या आएगा बच्चों, देखो यहां पे हमारे पास एक लेंथ थी इनिशियल, दैट वाज एल। इसमें कुछ नहीं था, जैसे इसमें मैंने वेट लगा दिया तो क्या हो गया, इसका लेंथ इंक्रीज हो गया ना। इसका लेंथ कितना इंक्रीज हो गया, डेल्टा एल। तो भाई चेंज कितना आ गया, डेल्टा एल का। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, स्ट्रेन का फॉर्मूला बताओ, दैट विल बी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। दैट विल बी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओके, सिंपल है, आगे बढ़ते, लिखते रहो सब लोग जल्दी जल्दी। दूसरा हम लोग ने वॉल्यूम स्ट्रेस पढ़ा था, वैसे क्या आएगा, वॉल्यूम स्ट्रेन। ये ब्लैक कलर का तुम लोगों को क्यूब दिख रहा होगा, इस पे हम लोगों ने क्या किया, जब हर तरफ से फोर्सेस अप्लाई करोगे तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा। तो इसी रेशो को चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, इसी रेशो को मतलब चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वॉल्यूम स्ट्रेन। बच्चों क्या बोलेंगे इसको, वॉल्यूम स्ट्रेन। साथ साथ में बोलते भी रहो पूरी क्लास, ठीक है, कोई सोएगा नहीं, तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तो सब लोग इसको लिखो। चलो अब आगे आते हैं। तीसरा जो है हमारे पास, दैट इज शियर स्ट्रेन। इसको एंगुलर स्ट्रेन भी बोला जाता है, इसको एंगुलर स्ट्रेन भी क्या करते हैं, बोलते हैं। अब इधर से क्या होगा वो समझना, देखो जब इस बॉडी पे मैंने इस तरफ एफ फोर्स अप्लाई किया तो क्या हो गया, क्या मेरी बॉडी में से टिल्ट आ गया, तो ये सब लोग देख पा रहे हैं। हाँ, इधर से क्या लिखेंगे हम लोग, tan फाई। जब tan थीटा बहुत छोटा होता है तो tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, ये किसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा, फाई के। तो ये जो फाई है अब वो क्या होने वाला है, ये ट्राइंगल दिख रहा है, tan थीटा मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो क्या होगा ये डेल्टा x अपॉन एल। क्या होगा ये फॉर्मूला, डेल्टा x अपॉन एल। डेल्टा x बेसिकली वो कितना शिफ्ट हो गया और l वाज द ओरिजिनल लेंथ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेन। इसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेन। ओके, चलो आगे इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज हुक्स लॉ। हाँ, तो ये हुक्स लॉ हमारे लिए क्या होगा, सुनो, अंडर स्मॉल डिफॉर्मेशन, मतलब मैंने बॉडी को बहुत ज्यादा नहीं खींचा है, थोड़ा सा खींचा है। अंडर स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब मैं जितना ज्यादा बॉडी को स्ट्रेस दूंगा उतना ही बॉडी एलोंगेट होगी, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहां से एक कांस्टेंट आएगा जिसको ई बोल देते हैं, दैट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और ई को यहां पे बोलते हैं हम लोग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो स्प्रिंग फोर्स है दैट इज ऑल्सो हुक्स लॉ ओनली, F इक्वल्स टू माइनस kx। तो यहाँ पे ये जो रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये दिख रहा है, जब तुम लोग स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ बनाओगे इसका स्लोप तुम लोग को क्या दे देगा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका तुम लोग को स्लोप क्या दे देगा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, चलो यहां पे लिखा हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। पूरे चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, जाग जाओ सारे। पूरे चैप्टर का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज यंग्स मॉड्यूलस। जो तुम्हारे PYQs है उनका जो मेजॉरिटी पार्ट है वो यहां से आया हुआ है, तो इस पर ध्यान देना। इस फॉर्मूले को बोल बोल के लिखो कि तुम लोग को याद हो जाए। हाँ,
तो पहला जो हम लोग मॉड्यूलस देखेंगे दैट इज यंग्स मॉड्यूलस। क्या देखने वाले हैं? यंग्स मॉड्यूलस। ओके, तो यंग्स मॉड्यूलस क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया। अभी बताया था, ये क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए? फोर्स अपॉन एरिया होगा। उसके बाद ये फोर्स अपॉन एरिया और ये डेल्टा एल बाई एल है। यहाँ पे y को क्या लिखेंगे? एफ एल बाई ए डेल्टा एल। क्या आएगा? एफ एल बाई ए डेल्टा एल। एफ का मतलब फोर्स है, एल का मतलब लेंथ है, ए का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और जो डेल्टा एल है, डेल्टा एल क्या होगा? चेंज इन लेंथ, या इसको क्या बोलते हैं लोग? एलोंगेशन। यहाँ पे स्ट्रेन का तो कोई यूनिट होता नहीं है, सिर्फ यूनिट किसका होता है? स्ट्रेस का। इसके लिए इसका जो यूनिट है दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इट इज पास्कल्स। ओके, इट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या इट इज पास्कल्स। ये तुम लोग देख सकते हो, m1 l-1 t-2, m1 l-1 t-2। ओके, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी ये एक और पार्ट है जो तुम लोग को याद रखना है। अगर मैं किसी भी बॉडीज को, सुनो यहां पे क्या किया मैं बता दूं, एक मिनट। हाँ, अगर यहां पे मैंने कोई भी दो बॉडीज को ऐसे पैरेलल में लिया, यहाँ पे दो बॉडीज को मैंने ऐसे पैरेलल में लिया, सॉरी सीरीज में, ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? सीरीज कॉम्बिनेशन। इसके लिए y1 है और इसके लिए क्या है? y2। तो जो y इक्विवेलेंट आता है, मतलब इन दोनों की जगह अगर मुझे एक सिंगल रॉड को यूज करना है तो उसके लिए y क्या होना चाहिए? दैट इज 2y1 y2 अपॉन में y1 प्लस y2। ये सिर्फ याद रखना है कि जब तुम लोग दो रॉड को सीरीज में लगा दोगे और उनका इफेक्टिव यंग्स मॉडुलस पूछेंगे दैट इज 2y1 y2 अपॉन y1 प्लस y2। दूसरा क्या दिया हुआ है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब एक के ऊपर एक, पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब एक के ऊपर एक। अगर इस टाइप का कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पे y इफेक्टिव या y इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आएगा y1 प्लस y2 बाई 2। क्या आएगा इसका फॉर्मूला? y1 प्लस y2 बाई 2। सीरीज में 2y1 अपॉन y1 प्लस y2, पैरेलल में क्या होगा? y1 प्लस y2 बाई 2। ओके, ढंग से याद रख लेना, सिर्फ फॉर्मूलाज याद रख लो, कभी एक आध मिल गया क्वेश्चन तो उन पे यूज कर सकते हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को। चलो चलो, तो पहला एक करते हैं इसमें नीट का क्वेश्चन। सब लोग बच्चे ये याद रखना कि तुम लोग की क्वेश्चन की जो स्पीड है वो कब अच्छी होगी? जब तुम लोग क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना सीखोगे। मतलब कि लाइक जो भी टर्म्स वहां पे दिए उनका क्या मतलब हो रहा है, वो लोग क्या पूछ रहे हैं और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये तुम लोग को करना है। और वो कब होगा? जब तुम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे खुद से, सोल्यूशन ना देख के। चलो अब मैं तुम लोग को एक क्वेश्चन दिखा देता हूं। मेरे हिसाब से पूरी क्लास को विजिबल रहेगा। यहाँ पे क्या दिया है? अ वायर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज हैंगिंग फ्रॉम अ फिक्स सपोर्ट। तो तुम लोग डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो कि एक वायर है जिसको एक फिक्स सपोर्ट से क्या करके रखा हुआ है? हैंग करके रखा हुआ है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द वायर चेंज टू L1। द लेंथ ऑफ द वायर इज चेंज टू L1 when the mass M is suspended from its free end. Then the expression for यंग्स मॉडुलस। क्या पूछा गया है? यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज एफ एल बाई ए डेल्टा एल। अभी बताया था ना, याद रखो, ये रिसेंट ईयर्स का ही पूछा हुआ है। फॉर्मूला क्या है? एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। एफ का मतलब क्या होगा बच्चों? फोर्स होगा। अब तुम लोग मुझे बताओ कि इस वायर को मास से लगा के रखा है तो कौन सा फोर्स लग रहा होगा? mg लग रहा होगा ना। तो भाई लिखो फिर। तो यहां पे क्या आएगा? mg इंटू एल अपॉन एरिया। एरिया तो एज इट है ना। दूसरा क्या है? चेंज इन लेंथ। दूसरा क्या है बच्चों? चेंज इन लेंथ। स्टार्टिंग में उसका लेंथ क्या था? L था, अब उसका लेंथ क्या हो गया है? L1। स्टार्टिंग में लेंथ L था, अब उसका लेंथ क्या हो चुका है? L1। तो इधर क्या लिखेंगे? L1 माइनस L। क्या लिखेंगे बच्चों? L1 माइनस L। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? D। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? D। इस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे नीट में।
काफी सिंपल है, ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा, एग्जाम में तुम लोग को फॉर्मूला नहीं डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू करना है जिससे तुम्हारा स्टेप बच जाए। चल अब आगे एक बार सब लोग क्वेश्चन रीड कर लो, पूरी क्लास क्या लिखा हुआ है उसको देखो अभी। Two wires are made of same material. Two wires are made of same material. Same material मतलब यंग्स मॉड्यूलस मटेरियल पे डिपेंड करता है। यंग्स मॉड्यूलस किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे। And have same volume. Okay. The first wire have area of cross section A1 and the second wire has area of cross section 3A. If the length of the first wire is increased by delta L on applying force F, how much force is needed to stretch the same wire by the same amount? मतलब कितना फोर्स इस दूसरे वायर को नीड होगा जिससे मैं उसके लेंथ को क्या कर सकूं, डेल्टा एल खींच सकूं। तो हम लोग से फोर्स पूछा जा रहा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर्मूला y का फॉर्मूला क्या होगा? एफ एल बाय ए डेल्टा एल, एफ एल बाय ए डेल्टा एल। अब इधर तुम लोग देखोगे तो यहाँ पे कई भी लोग ने इसकी बात नहीं की है, कई भी लोग ने एरिया की बात नहीं की है, वॉल्यूम की बात की है। तो ये याद रखना वॉल्यूम तुम्हारे लिए क्या होगा, ये याद रखना वॉल्यूम तुम्हारे लिए क्या होगा, वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इंटू लेंथ होगा। तो एरिया क्या हो जाएगा? तो बच्चों एरिया क्या हो जाएगा? वॉल्यूम अपॉन लेंथ हो जाएगा ना। एरिया क्या हो जाएगा? वॉल्यूम अपॉन लेंथ। नहीं एक मिनट, हाँ, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एरिया दिया ना तो उसको चेंज कर लेते, रुक जाओ। क्या लेंथ को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं? लेंथ को क्या लिख सकते हैं? क्या वॉल्यूम अपॉन एरिया लिख सकते हैं? लेंथ को क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम अपॉन एरिया। लेंथ को क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम अपॉन एरिया। अगर मैं ये चीज पर जाऊं तो क्या होगा? y विल बी इक्वल्स टू एफ, लेंथ की जगह क्या लिखोगे? वॉल्यूम अपॉन एरिया। तो एफ वी अपॉन में क्या आएगा? ए स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। सबको समझ गया होगा? ए इधर भी और इधर भी है ना, तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर? क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर? क्वेश्चन में बोला है सेम मटेरियल, तो y सेम हो जाएगा। बोला है कि वॉल्यूम भी सेम है, तो वॉल्यूम भी सेम हो जाएगा। और सेम एक्सटेंशन लाना चाहते हैं, तो सेम एक्सटेंशन मतलब डेल्टा एल भी क्या हो जाएगा? सेम। तो क्या बचा? f और a स्क्वायर। तो दिस f इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, दिस f इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। तो यहां से क्या आएगा? f2 बाई f1 इज इक्वल्स टू a2 बाई a1 का होल स्क्वायर। f2 बाई f1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्ट लिख सकते हो, ये सब चीजें सीखो। अब f2 हम लोग से पूछा गया है, f1 को f लिख सकते हैं। a2 कितना है बच्चों? a2 कितना है हमारे पास? 3a। a2 कितना है हमारे पास? 3a। और पहला एरिया कितना है? a। अब इसका हम लोग क्या कर रहे हैं? स्क्वायर। इसका हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों? स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। तो f2 यहां से हम लोग को क्या मिलेगा? 9f। f2 हम लोग को यहां से क्या मिलेगा? 9f। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट। ठीक है, पूरी क्लास को समझ में आ गया होगा। ये बहुत काम का चीज है कि वॉल्यूम को लिख सकते हो तुम लोग एरिया इंटू लेंथ। यहां से ही पूरा पार्ट देख लो। ओके, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये 2018 का पूछा हुआ था। ठीक है, तो ये अभी सब लोग रीड करो। इधर भी फिक्स वॉल्यूम बोला गया है। क्या दिया है? A copper of fixed volume V is drawn into a wire of length L. When this wire is subjected to a constant force F, the extension produced by the wire is delta L. Which of the following graph is a straight line? मतलब ये जो कौन से ग्राफ है जिसमें हम लोग को स्ट्रेट लाइन मिलेगा? तो करते पहला फॉर्मूला, y क्या हो जाएगा? एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। एफ एल अपॉन में ए डेल्टा एल। जो वॉल्यूम है दैट इज एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम यहां पे क्या है बच्चों? एरिया इंटू लेंथ। अब एरिया तो दिया नहीं है, एरिया नहीं दिया ना, तो मैं एरिया को हटा देता हूं। तो एरिया हमारे पास क्या होगा? वॉल्यूम अपॉन लेंथ।
एरिया हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम अपॉन लेंथ, तो क्या मिलेगा, y विल बी इक्वल्स टू f, वॉल्यूम अपॉन लेंथ है ना, तो ये क्या हो जाएगा एफ एल स्क्वायर अपॉन में वॉल्यूम इंटू डेल्टा एल, क्या होगा, ए की जगह क्या लिखेंगे, v अपॉन एल लिखेंगे तो क्या आएगा v, और ऊपर क्या आ जाएगा एल स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों एल स्क्वायर। यहां से y कांस्टेंट है, सेम मटेरियल है ना, कॉपर को यूज किया है, क्या सेम फोर्स को भी अप्लाई किया हुआ है, हाँ कांस्टेंट फोर्स लिखा हुआ है ना, तो फोर्स भी सेम हो गया, क्या सेम वॉल्यूम बोला है तो वॉल्यूम भी सेम हो गया, वॉल्यूम भी क्या हो गया सेम हो गया। अब यहां से डेल्टा एल विल बी प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, यहां से ये जो डेल्टा एल है वो प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा एल स्क्वायर के, दिस डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, देखो जल्दी बताओ, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ढंग से सीखो किस तरह मैं चीजों को अप्लाई कर रहा हूं, मैं सेम चीजों को ही अप्लाई कर रहा हूं अलग अलग तरीके से, वही तुम लोग को सीखना है, रट्टा मत मारो, हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है फिजिक्स, रट्टा नहीं मानना है, समझ समझ के करो। तो डेल्टा एल प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा एल स्क्वायर के, किसके आ जाएगा प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर के, ओके चलो। अब आगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट, ये मेरे हिसाब से सबको विजिबल रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर वायर्स, which of the following four wires are made of the same material, which of these will have the largest extension, मतलब उनका डेल्टा एल सबसे ज्यादा होना चाहिए when the same tension is applied, जब इनको हम लोगों ने क्या किया सेम टेंशन पे अप्लाई किया हुआ है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये चार ऑप्शंस है, बस फॉर्मूले की बात करते हैं, y हमारे पास क्या होगा एफ एल अपॉन में ए डेल्टा एल, एफ एल अपॉन में ए डेल्टा एल। चल आगे क्या करेंगे, एफ एल एरिया को क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, दैट इज पाई आर स्क्वायर, और आर को क्या लिख सकते हो तुम लोग डायमीटर के टर्म में डी बाई टू, तो क्या आएगा बच्चों ये आ जाएगा पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू डेल्टा एल, क्या आएगा ये पाई डी स्क्वायर बाय 4। अब इधर से सेम, अब यहां पे हम लोग को डेल्टा एल चाहिए, तो डेल्टा एल विल बी, डेल्टा एल को मैं ऊपर लेके जाऊंगा y को नीचे, तो डेल्टा एल क्या मिलेगा एफ एल अपॉन में पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू वाई, डेल्टा एल को ऊपर लेके गए और y को क्या किया है नीचे लाए, ओके इतना समझ गए होंगे। तो यहां से ये जो f है वो कांस्टेंट है, y भी क्या है कांस्टेंट है, तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा क्या हमारे पास उसको देखो, बचेगा हमारे पास ये डेल्टा एल, डेल्टा एल क्या होगा बच्चों, डेल्टा एल प्रोपोर्शनल किसके होगा, एक तो लेंथ बाकी है और एक डी स्क्वायर, तो डेल्टा एल प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल बाय डी स्क्वायर के, तो डेल्टा एल प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा एल बाय डी स्क्वायर के। एक मेथड क्या होगा कि तुम लोग ये जो चारों ऑप्शंस हैं उन सब में लेंथ और डायमीटर को पुट करो और सॉल्व करो, या दूसरा ऑप्शन क्या होगा तुम्हारे लिए कि मैं इतना बताओ कि जिसका डायमीटर कम होगा क्या उसका डेल्टा एल ज्यादा हो जाएगा, एज पर फॉर्मूला जिसका डायमीटर कम होगा उसका डेल्टा एल क्या होगा सबसे ज्यादा होगा, तो उसी का अगर मैं यूज करूं तो किसका डायमीटर सबसे ज्यादा कम है बच्चों, ऑप्शन में दिख के बताओ किसका डायमीटर सबसे ज्यादा कम है, क्या ऑप्शन में इसका डायमीटर सबसे ज्यादा कम है, ऑप्शन थर्ड का, क्या इसका डायमीटर सबसे ज्यादा कम है, अगर डायमीटर इसका सबसे कम है तो डेल्टा एल क्या होगा इसका सबसे ज्यादा, डेल्टा एल क्या होगा सबसे ज्यादा, तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। इस तरह लॉजिकली तुम लोग नीट के क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो, ठीक है, बोर्ड्स नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते इस पे, ठीक है। फिर ये हमारे पास क्वेश्चन है, सब लोग पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर लो, ठीक है, क्या बोल रहा है कि इफ द
if the ratio of diameter, length and Young's modulus of copper and steel wires is shown in the figure are P, Q and S respectively, then the corresponding ratio of increase in their length would be. सबने क्वेश्चन रीड कर लिया? ओके, अब थोड़ा स्पेशियस उसको स्मॉल कर देता हूं अभी. चलो अब इसको करते हैं. हम लोग से क्या पूछा है? इंक्रीज इन द लेंथ, मतलब डेल्टा एल की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? डेल्टा एल की. y का फॉर्मूला होगा एफ एल बाय ए डेल्टा एल. ठीक है, यहां पे रेडियस का भी रेशियो, डायमीटर का भी रेशियो है ना. तो डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? डेल्टा एल को ऊपर लेके जाओ, y को नीचे लो, तो क्या आएगा? एफ एल. एरिया को क्या लिख सकते हैं? पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू डेल्टा एल. क्या लिख सकते हैं? पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू डेल्टा, सॉरी इंटू डेल्टा एल नहीं, इंटू वाई. ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा? वाई. क्या इतनी बात क्लियर है? ये एफ एल अपॉन पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू वाई. अभी जो टर्म न्यूमरेटर में लिखे हुए हैं मैं उनको डायरेक्ट लिखूंगा, और जो टर्म डिनोमिनेटर में लिखे उनको मैं इन्वर्स करके लिखूंगा. ये सीखो, ये बहुत अच्छा मेथड है, क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाता है. तो अभी सुनो, तो हम लोग से रेशियो पूछा हुआ है स्टील और कॉपर का, तो ऐसा लिखेंगे डेल्टा एल ऑफ स्टील अपॉन डेल्टा एल ऑफ कॉपर. ये जो फोर्स का टर्म है बच्चों, क्या वो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है? किस में लिखा हुआ है? ये न्यूमरेटर में. तो क्या लिखेंगे? फोर्स ऑफ स्टील अपॉन फोर्स ऑफ कॉपर. फोर्स ऑफ स्टील अपॉन फोर्स ऑफ कॉपर. उसके बाद क्या बाकी रहेगा? लेंथ. तो लेंथ लिखते हैं, लेंथ ऑफ स्टील अपॉन लेंथ ऑफ कॉपर. ठीक है, उसके बाद क्या बाकी है? डायमीटर. डायमीटर में कैसे लिखेंगे? डायमीटर डिनोमिनेटर में तो उल्टा करके लिखूंगा. उल्टा मतलब कॉपर को ऊपर लिखूंगा और स्टील को नीचे, और उसका स्क्वायर. और लास्ट क्या बाकी होगा? यंग्स मॉड्यूलस, वो भी डिनोमिनेटर में. तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर अपॉन यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील. फोर्स बताना स्टील पे. स्टील पे जो है ये 2 kg, 2 MB लग रहा है और 5 MB लग रहा है, तो फोर्स कितना हो जाएगा? 7. और कॉपर पे कितना लग रहा है? 5. ओके. उसके बाद लेंथ का रेशियो कितना बोला गया है? लेंथ का रेशियो दिया हुआ है Q. लेंथ का रेशियो क्या दिया है? Q. डायमीटर का रेशियो उल्टा पुट करना है बच्चों. डायमीटर का रेशियो हमें उल्टा पुट करना है. डायमीटर का रेशियो अगर देखोगे तो वो यहां पे दिया हुआ है, एक मिनट, लेंथ का रेशियो Q दिया, डायमीटर का रेशियो P दिया हुआ है. हाँ, डायमीटर का रेशियो क्या दिया है? P. तो P मतलब ये क्या होगा? उल्टा मतलब 1/p². और यंग्स मॉडुलस का रेशियो क्या दिया है? S. तो उसका क्या लिखेंगे? 1/s. तो ऑप्शन चेक करो, 7/5 होना चाहिए. क्या होना चाहिए? 7/5. Q होना चाहिए इधर, और P पे क्या आना चाहिए? स्क्वायर. तो ऑप्शन नंबर बी सबको दिख रहा होगा, सबको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा क्लियरली. ये इसका आंसर आ जाएगा. सबको मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा. ओके, चलो उसके बाद जो दूसरा, अभी हम लोगों ने यंग्स मॉडुलस कवर कर लिया, उसके जितने भी रिसेंट ईयर्स में PYQs थे उन सबको कवर कर लिए. अब आएगा बल्क मॉडुलस. जैसे यंग्स मॉडुलस में हम लोगों ने रेशियो बोला था वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, वैसे बल्क मॉडुलस में बोलेंगे, सॉरी वॉल्यूम नहीं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. वैसे बल्क मॉडुलस में क्या बोलेंगे? वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन. क्या बोलेंगे? वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन. इधर सिर्फ क्या लगेगा? माइनस. माइनस क्या इंडिकेट करेगा? कि जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, या जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम. वो क्या हो जाएगा? माइनस. उसके अलावा फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस बल्क मॉडुलस किसके इक्वल आता है? प्रेशर के. फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस बल्क मॉडुलस किसके इक्वल आता है? प्रेशर के. याद रखना, आगे क्वेश्चन में काम आ जाएगा. चलो अब ये वाला एक क्वेश्चन देखो. ठीक है, क्या देखो थोड़ा ब्लर हो गया. फॉर अ कांस्टेंट हाइड्रोलिक स्ट्रेस ऑन एन ऑब्जेक्ट द फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम डेल्टा V/V as its bulk modulus बीटा is related as. ओके, तो यहां पे क्या होगा? अभी फॉर्मूला लिखेंगे बीटा का. बीटा हमारे पास क्या होगा? डेल्टा P अपॉन डेल्टा V/V होगा माइनस के साथ.
तो यहां से फ्रैक्शनल चेंज मतलब डेल्टा वी बाई बी पूछ रहे, डेल्टा वी बाई बी क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन बीटा। अगर कांस्टेंट स्ट्रेस लगा के रखा है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, जो चेंज इन प्रेशर वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो डेल्टा वी बाई बी प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, 1 अपॉन बीटा के। कांस्टेंट स्ट्रेस अप्लाई किया हुआ ना, तो ये जो प्रेशर है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो जो डेल्टा वी बाई बी है प्रोपोर्शनल किसके होगा, 1 अपॉन बल्क मॉडुलस के, 1 अपॉन बीटा के। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है तुम लोग को, सेकंड। क्या सेकंड ऑप्शन विजिबल है, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में ये चीज यहां पे दिख जाएगी। चल फिर आएगा कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी होता है 1 अपॉन बल्क मॉडुलस, जो कंप्रेसिबिलिटी होता है वो होता है 1 अपॉन बल्क मॉडुलस, उसका उल्टा। लाइक बल्क मॉडुलस जिसका ज्यादा होगा वो कंप्रेस कम होगा, वो कंप्रेस क्या होने वाला है, कम। तो इसका जो तुम लोग को यूनिट आएगा दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का इनवर्स, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का इनवर्स। जो बल्क मॉडुलस का यूनिट है उसको उल्टा कर देता, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का क्या आ जाएगा यहाँ पे, इनवर्स। ओके चलो, ये क्वेश्चन 2000 पूछा हुआ है इसका 17 का नीट का। ओके सब लोग को मेरे हिसाब से क्वेश्चन विजिबल रहेगा। क्या बोला गया है, द बल्क मॉडुलस ऑफ अ स्फीयर ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज बी if it is subjected to uniform pressure P, the fractional decrease in its radius। क्या बोला गया, fractional decrease in its radius। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला बल्क मॉडुलस का, डिक्रीज बोला तो मैं डेल्टा V बाई वी देख लूंगा। कांस्टेंट प्रेशर से उसको क्या क्या सब्जेक्ट किया हुआ है, तो चेंज इन प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, P के। किसके इक्वल हो जाएगा ये, P के। तो डेल्टा V बाई वी क्या मिलेगा, डेल्टा V बाई वी मिलेगा प्रेशर बाय बल्क मॉडुलस। क्या मिलेगा ये, प्रेशर बाय बल्क मॉडुलस। अब थोड़ा सा ये समझना, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। तो डेल्टा V बाई वी क्या मिलेगा, 3 डेल्टा आर बाई आर। डेल्टा V बाई वी क्या मिलेगा, 3 डेल्टा आर बाई आर। तो यहाँ पे इसका यूज करते हैं, तो इधर से डेल्टा आर बाई आर क्या होगा बच्चों, 3 का फर्क है ना, तो 3 को डिवाइड कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/3 P बाई बीटा। क्या आएगा इसका आंसर, 1/3 P बाई बीटा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर जाएगा, कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, थर्ड। कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, थर्ड। ओके सिंपल क्वेश्चन है ये यहाँ पे हम लोगों ने एरर्स का यूज किया हुआ है, फिर देख सकते हो। ओके चल, नहीं सर, क्या अभी नहीं सर, अभी तो टाइम लगेगा, लेट स्टार्ट किया ना हम लोगों ने 9:50 के आसपास। चलो बच्चों, अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कंप्रेशन पूछा हुआ है। ठीक है, सब लोग पहले क्वेश्चन रीड कर लो क्लास, ये पूरा पार्ट सब लोग रीड कर लो अच्छे से। कंप्रेसिबिलिटी दिया हुआ है, ओके तो देखना भी। यहाँ पे पहला देखो, डेल्टा V बाई वी क्या होगा, डेल्टा P अपॉन में बीटा होगा। डेल्टा V बाई वी क्या होगा, डेल्टा P अपॉन में क्या होने वाला है, ये बीटा। ओके तो इधर से क्या मिलेगा अभी, लेकिन कंप्रेशन दिया ना वो क्या होता है 1 अपॉन बीटा, तो उसको C लिखेंगे। अगर मैं लिक्विड के अंदर जाऊंगा तो चेंज इन प्रेशर क्या होता है बच्चों, रो जी एच। क्या होता है ये, रो जी एच। क्या होता है बच्चों ये, रो जी एच। तो इसका हम लोग को यूज करना है। कंप्रेसिबिलिटी कितना दिया हुआ है, कंप्रेसिबिलिटी वाटर का दिया है 45.4 इंटू कितना 10 की पावर -11 इंटू डेंसिटी कितना है 1000 है। डेंसिटी कितना है बच्चों 1000 है, इंटू जी इंटू जी इंटू ये कितना 2700, कितना ये 2700। अब इनको तुम लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बच्चों। ये तुम लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। जल्दी पूरी क्लास सॉल्व करो इसको। तो हम लोग इसको क्या देखेंगे, 45 इंटू 27 कितना होगा ये 35, 28 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 31 इंटू 90। तो ये 5 1 और ये कितना जा रहा है 12, ये कितना जा रहा है 12।
तो ये लगभग किसके आसपास आ जाएगा, ये ए ऑप्शन के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। एक बार चेक कर लेना अगर कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो तो इसका आंसर हमारे लिए क्या हो जाएगा, ए। मल्टीप्लाई करके सिर्फ देखना है, ओके। तो सी इंटू रो जी एच, फिर इसको मल्टीप्लाई करके देख लो तो यहां से तुम लोग का आंसर मिल जाएगा। चलो उसके बाद क्या आएगा, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी आएगा, दैट इज शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, दैट इज शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये आएगा एफ अपॉन ए अपॉन डेल्टा एक्स बाई एल। तो इधर से क्या आएगा, एफ एल अपॉन डेल्टा एक्स इंटू ए। क्या आएगा, ये एफ एल अपॉन में क्या आएगा, डेल्टा एक्स इंटू ए। ये हमारे लिए क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ये बच्चों हमारे लिए क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, दैट इज एफ एल अपॉन डेल्टा एक्स इंटू ए, एफ एल अपॉन में डेल्टा एक्स इंटू ए। ठीक है, चलो फिर उसके बाद पॉइजन्स रेशो। तो ये जो पॉइजन्स रेशियो है ये क्या होगा, विद इन इलास्टिक लिमिट। देखो कभी भी अगर तुम लोग इस वायर को पुल करोगे तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, कम। इसका लेंथ इंक्रीज हो जाएगा और डायमीटर क्या हो जाएगा, कम। नहीं तो यहाँ पे अगर तुम लोगों ने इसको कंप्रेस किया तो उसका लेंथ कम होगा और डायमीटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेंथ कम होगा, डायमीटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन मतलब चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। इस रेशियो को बच्चों क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइजन्स रेशियो। थियोरिटिकली इसकी वैल्यू -1 से लेके 0.5 होती है। थियोरिटिकली इसकी वैल्यू -1 से लेके 0.5 होती है, और एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू 0 से लेके 5 होती है। एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू 0 से लेके कहां तक होती है, 5 तक। थियोरेटिकली -1 से लेके 0.5 और एक्सपेरिमेंटली 0 से लेके 0.5 होती है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सिग्मा की वैल्यू 0.5 होगी। क्या होगी इसकी वैल्यू, 0.5। याद रखना, ये डेटा काम आ जाएगा। चलो उसके बाद ये है एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ शियर। ये है एंगल ऑफ ट्विस्ट और एंगल ऑफ शियर। यहां पे देख सकते हो कि अगर ये ऊपर का बेस फिक्स है तो ये पॉइंट इधर की तरफ घूम जाएगा। ऊपर का बेस फिक्स है ना, तो ये पॉइंट क्या होगा, इधर की तरफ क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। ये पॉइंट ऐसे क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। तो ये एंगल देख रहे हो, इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ ट्विस्ट। ये अगर घूमा तो ये भी टिल्ट हो गया ना, ये भी क्या हो गया, टिल्ट हो गया। तो इसको बोलते हैं शियर एंगल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शियर एंगल। तो यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा, थीटा इंटू एल इज इक्वल्स टू आर इंटू फाई। थीटा को बोलेंगे, थीटा को यहां पे बच्चों बोलने वाले हम लोग शियर एंगल, और फाई को बोलेंगे एंगल ऑफ ट्विस्ट। फाई को बच्चों क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ ट्विस्ट। ध्यान रखना। चलो फिर ये रिलेशन है बच्चों बेसिकली यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, उन सब में। ठीक है, ये रिलेशन है। तो तुम लोग देख सकते हो, इन सबको याद रखना है, ये फॉर्मूलेस को सारा का सारा पार्ट याद रख लेना। अब उसके बाद जो फॉर्मूला है दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एफ इंटू डेल्टा एल। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एफ इंटू डेल्टा एल, वेयर एफ इज द अप्लाइड फोर्स एंड डेल्टा एल इज द चेंज इन लेंथ। डेल्टा एल इज द चेंज इन लेंथ। ओके, पूरी क्लास ने लिख लिया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल डेंसिटी, या इसको एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, एनर्जी डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको, एनर्जी डेंसिटी। इसका फॉर्मूला होता है हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। इसका फॉर्मूला होता है हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। या फॉर्मूला होता है हाफ वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। क्या होता है, हाफ वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। या इसका फॉर्मूला होता है हाफ स्ट्रेस स्क्वायर बाय वाई, हाफ स्ट्रेस स्क्वायर बाय वाई। ये तीन फॉर्मूलेज याद रखने हैं, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, या हाफ स्ट्रेस स्क्वायर बाय वाई। ओके, चलो
ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या बोला गया क्वेश्चन पे समझो। इधर से हम लोग से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहे हैं इन द एक्सटेंशन। इनिशियल इसका लेंथ एल था, बाद में इसका लेंथ क्या हो गया, तो फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एफ इंटू डेल्टा एल। फोर्स कितना लग गया है, एम जी। डेल्टा एल मतलब क्या होगा, चेंज इन लेंथ। पहले लेंथ एल था, अभी क्या हो गया एल प्लस स्मॉल एल, तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा स्मॉल एल। तो फॉर्मूला यहां से क्या हो गया डी, दैट इज हाफ एम जी इंटू स्मॉल एल। आएगा क्या आंसर आएगा, हाफ एम जी इंटू स्मॉल एल। ओके, फिर उसके बाद है तुम्हारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व है। स्टार्टिंग में क्या होगा, पहले हुक्स लॉ ओबे होगा, जितना तुम लोग फोर्स अप्लाई करोगे उतना तुम लोग को क्या दिखेगा, एक्सटेंशन, जितना तुम लोग। उसके बाद इसमें फिर दूसरे पॉइंट को बोलेंगे इलास्टिक लिमिट, मतलब जब मैं बॉडी को फोर्स अप्लाई करूं तो उसका शेप और साइज चेंज होगा, और जैसे फोर्स हटाऊंगा तो बॉडी अपनी वापस शेप और साइज को रीगेन करेगी। कब तक रीगेन कर सकती है, इलास्टिक लिमिट तक। कब तक, इलास्टिक लिमिट तक। उसके बाद क्या आएगा, यील्ड पॉइंट आएगा। जैसे मैं इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करूंगा बॉडी अपनी शेप और साइज को वापस रीगेन नहीं कर पाएगी, वो कौन से रीजन में आ जाएगी, प्लास्टिक रीजन में। वो कहां पे आ जाएगी, प्लास्टिक रीजन में। अब आगे क्या होगा, मैं स्ट्रेस अप्लाई करता रहूंगा, एक पॉइंट आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम स्ट्रेस। मतलब ये मैक्सिमम स्ट्रेस है कि अगर मैंने उससे ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई किया तो बॉडी में क्या आ जाएगा, फ्रैक्चर आ जाएगा, या बॉडी हमारी क्या हो जाएगी, ब्रेक कर जाएगी। उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रैक्चर पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो अब उसके बाद अभी यहां पे अगर देखोगे तो दो ग्राफ दिखे हुए हैं, एक ब्रिटल है और एक डक्टाइल है। ब्रिटल मतलब जो मटेरियल जो इजीली टूट जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रिटल। उनको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिटल। ब्रिटल मतलब ग्लास हो गया, जैसे तुम लोग फोर्स अप्लाई करो ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक। ऐसे मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिटल। ब्रिटल के पास क्या होता है, स्मॉल प्लास्टिक रीजन होता है। क्या होता है, स्मॉल प्लास्टिक रीजन। फिर होता है डक्टाइल मटेरियल्स, जिनको हम लोग एक वायर में बना सकते हैं, जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, वायर में बना सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे मटेरियल्स क्या होते हैं, डक्टाइल, जिनको हम लोग बड़े बड़े क्या कर सकते हैं, वायर्स में ब्रेक डाउन कर सकते, बना सकते हैं। ओके, तो ये दोनों याद रखना है। उसके बाद जो तुम लोग को ये ग्राफ याद रखना है, ये होता है इलास्टोमर्स। ये जो ग्राफ है ये किसके होते हैं, इलास्टोमर्स के। ये किसके ग्राफ होते हैं, इलास्टोमर्स के। ये हुक्स लॉ को ओबे नहीं करते, ये हुक्स लॉ को ओबे नहीं करते। हुक्स लॉ इज नॉट ओबेड, हुक्स लॉ इज नॉट ओबेड। ठीक है, जो नेचुरल रबर्स होते हैं ये सारे क्या होते हैं, हमारे इलास्टोमर्स। ये हुक्स लॉ को ओबे नहीं करते, इसलिए इनका ग्राफ को स्टार्टिंग से ही स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता, कुछ कर्व हो जाता है। ये हुक्स लॉ को ओबे नहीं करते। चलो अब उसके बाद ये क्वेश्चन, ठीक है, सब लोग रीड करो उसको। A stress strain curve is drawn for two different materials X and Y. If it is observed that the ultimate stress point and the fracture point are close to each other for material X but are far apart for material Y, what we can say? अभी सिखाया था बच्चों, अभी सिखाया था, क्या है, X के लिए फ्रैक्चर पॉइंट इज क्लोज टू ईच अदर, मतलब अगर फ्रैक्चर पॉइंट सारे पॉइंट्स क्लोज है तो उसका जो प्लास्टिक रीजन है वो छोटा होगा, उसका प्लास्टिक रीजन क्या होगा, इट इज ऑब्जर्व दैट द अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर आर क्लोज टू ईच अदर फॉर वाई। तो फ्रैक्चर पॉइंट बहुत पास में होगा, मतलब वो क्या हो सकता है, ब्रिटल। वो हमारे लिए क्या हो सकता है, ब्रिटल। तो ब्रिटल ये दो ऑप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद बट दे आर फार अपार्ट फ्रॉम मटीरियल वाई। मटीरियल वाई के लिए वो फ्रैक्चर पॉइंट वो सारे पॉइंट्स क्या बहुत दूर है, मतलब वो क्या होगा, डक्टाइल। वो हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चों, डक्टाइल। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा, बी। ये प्लास्टिक नहीं होता, ये क्या होता है, डक्टाइल। तो इट इज ब्रिटल एंड डक्टाइल, इट इज ब्रिटल एंड डक्टाइल, याद रख लेना इतना। ओके, फिर लास्ट क्या दिया है, इफ स्ट्रेस एस स्ट्रेस है, वाई यंग्स मॉडुलस है, देन द एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर पर यूनिट वॉल्यूम। क्या पूछा है, एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर पर यूनिट वॉल्यूम। हमारा फॉर्मूला क्या होता है पर यूनिट वॉल्यूम का, इट इज हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। बच्चों क्या होता है ये, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होता है।
या इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ स्ट्रेस स्क्वायर बाय वाई, क्या लिख सकते हैं, हाफ स्ट्रेस स्क्वायर बाय वाई, ये सिखाया था ना अभी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें करेक्ट, थर्ड वाला। यहाँ पे दिख रहा है ना थर्ड ऑप्शन, हाफ स्ट्रेस स्क्वायर बाय वाई, क्या होगा इसका आंसर, हाफ स्ट्रेस स्क्वायर बाय वाई। ओके, चलो यहाँ पे हम लोग अपना सेक्शन को एंड करते हैं। होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। इलास्टिसिटी का क्वेश्चन काफी सिंपल थे, ठीक है, प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतना करो, ठीक है। चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।